Hello, good morning, dear students. How are you all? I hope you are all fine. तो आज से आप लोगों का नए शैक्षणिक सत्र का शुरू हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास में सबसे पहले हम लोग आप लोगों के मैथ्स का सिलेबस देख लेंगे, अर्थात मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो पहले आज हम लोग सिलेबस देख लेंगे मैथ्स का, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं सिलेबस। तो ये आप लोगों का मैथ्स का सिलेबस है क्लास 8 का, अर्थात विषय सूची। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो अध्याय है, यानी कि आप लोगों के इस मैथ्स के बुक में कुल 19 अध्याय हैं, 19 लेसन है। तो जिसमें पहला अध्याय है वर्ग एवं घन, दूसरा यानी कि अध्याय 2 है घातांक, अध्याय 3 है समांतर रेखाएं, अध्याय 4 बीजीय व्यंजकों के गुणा एवं भाग, अध्याय 5 वृत्त एवं उसके अवयव, अध्याय 6 सांख्यिकी, अध्याय 7 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण, अध्याय 8 है बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, अध्याय 9 है सौर समीकरण, अध्याय 10 है बहुभुज, अध्याय 11 है चतुर्भुज की रचना, अध्याय 12 है समीकरण, अध्याय 13 है प्रतिशतता के अनुप्रयोग, अध्याय 14 है क्षेत्रमिति 1, अध्याय 15 है क्षेत्रमिति 3, अध्याय 16 है आकृतियाँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिविम एवं द्विविमीय एवं त्रिविमीय, अध्याय 17 है संख्याओं का खेल, अध्याय 18 है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, अध्याय 19 है क्षेत्रमिति। तो इस तरीके से आप लोगों के क्लास 8 के मैथ्स में कुल 19 अध्याय हैं। तो आइए आज हम लोग अध्याय 1 से शुरुआत करते हैं, यानी कि करेंगे। तो अध्याय 1 है वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड क्यूब। तो आइए देखते हैं। तो पहले है वर्ग संख्या, स्क्वायर नंबर्स। तो वर्ग संख्या क्या होता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, पहले इसको देख लेते हैं। तो नीचे दिए गए चित्र के प्रत्येक पंक्ति यानी कि आढ़ी एवं स्तंभ अर्थात खड़ी बिंदुओं की संख्या समान है। इनमें से प्रत्येक में 5 बिंदु हैं। इन बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ दिया गया है बिंदु की आकृति, जिसमें क्या बोला है, दिए गए चित्र है जिसमें बिंदुओं का चित्र है, जिसमें बोला गया है प्रत्येक पंक्ति आढ़ी एवं स्तंभ बिंदुओं की संख्या समान है। इनमें से प्रत्येक 5 बिंदु हैं। इन बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो ये बताना है। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आढ़ी इस तरीके से 5 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5, और ऐसा स्तंभ खड़ी जिसमें भी 1 2 3 4 5 हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति एवं स्तंभ में समान संख्या में 2 2 3 3 4 4 8 8 इत्यादि बिंदु लेकर कुछ पैटर्न या प्रतिरूप बना सकते हैं आप लोग भी। तो यहाँ बोला गया है आगे सारणी में बताया गया है, जैसे क्रमांक प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में बिंदुओं की संख्या, बनाए गए नए पैटर्न में बिंदुओं की कुल संख्या। तो यहाँ जैसे बताया गया था, जिसमें 5 बिंदु हैं, किसमें, स्तंभ में और पंक्ति दोनों में, अर्थात पंक्ति या स्तंभ में। तो कुल कितने बिंदु हैं उसको बताना है। जैसे यहाँ पर इस तरीके से 5 हैं और ऐसा इस तरीके से भी खड़ी में भी 5 है, तो कुल बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ आप लोग गिन के भी बता सकते हैं, छोटा है, यदि ज़्यादा रहेगा तो गिनने में थोड़ा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ गिन, जैसे इसमें 5 5 5 5 5, तो 5 के कितने 5 पंक्ति हैं, तो टोटल कितने बिंदु हो जाएगा 25। तो यहाँ जैसे बिंदु की संख्या या प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में बिंदु की संख्या कितनी है, तो कुल, तो बनाए गए पैटर्न में कुल संख्या कितना हो जाएगा 25। ठीक उसी तरीके से यदि 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कर लेंगे और आगे आप लोग भर कर देख लेंगे इस तरीके से। तो अंतिम स्तंभ की सभी संख्या ऐसी हैं जो एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती हैं। जैसे 25 है तो 5 × 5, उसी तरीके से 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2। तो ये सभी संख्याएं 1 4 9 16 25 इत्यादि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं।
यानी कि स्क्वायर कहलाती हैं। यानी कि वर्ग संख्या क्या है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वर्ग संख्या प्राप्त होता है। यानी कि वर्ग प्राप्त होता है उस संख्या का। तो कोई भी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो उस संख्या का क्या प्राप्त होता है, वर्ग संख्या प्राप्त होता है। जैसे कोई संख्या 5 है तो इसका हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को। जैसे 5 × 5 इक्वल टू क्या मिल गया, 25। तो 5 का वर्ग संख्या क्या मिला हम लोग को, 25। यानी कि 5 जो है किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। तो ये समझ गए होंगे। यानी कि किसी भी संख्या को वर्ग प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो समझ गए वर्ग संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं अब आगे। आगे है पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। अब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या को कैसे पहचानना है, इसको देखेंगे। तो आप पाएंगे कि 9 बिंदु को 3 बिंदुओं के 3 पंक्ति में जमा कर सकते हैं। 16 को 4 बिंदु, 4 की 4 पंक्तियों में। किंतु 10, 11, 12 इत्यादि होने पर इस तरीके से जमाया नहीं जा सकता है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या बराबर हो। चाहे तो कोशिश करके देख लें। 10, 11, 12 बिंदु होने पर इस प्रकार जमा सकने का आप लोग भी जमा कर देख सकते हैं। 10 जैसे 9 है तो 9 बिंदु है तो उसे 3 करके ऐसा हम लोग 3 पंक्ति जमा सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जमा सकते हैं। लेकिन यदि 10 रहेगा तो उसको जमा सकते हैं क्या, आप लोग प्रयास करेंगे जमाने का। तो उसी तरीके से आगे इन संख्याओं को भी, जैसे छोटा रहेगा तो ऐसे जमा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बड़ा संख्या रहेगा तो क्या होगा, कठिन होगा जमाने में। तो पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के लिए अच्छा तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से पहचानते हैं अभाज्य गुणनखंड से। जैसे अभाज्य गुणनखंड व पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। तो पूर्ण वर्ग संख्या में पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या बराबर है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ दोनों में बिंदुओं की संख्या क्या होता है, समान होता है। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या 6 × 6 इक्वल टू क्या मिलेगा, 36। यानी कि 36 बिंदु को हम लोग 6 और 6 यानी कि 6 बिंदुओं के स्तंभ और पंक्ति में जमा सकते हैं 36 को। उसी तरीके से 5 × 5 इक्वल टू कितना मिलेगा, 25। तो 25 बिंदु को भी हम लोग 5 बिंदु करके 5 पंक्ति और 5 स्तंभ में व्यवस्थित कर सकते हैं। उसी तरीके से 3 × 3 7 × 6 इत्यादि, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग है। जिस संख्या में भी इस तरह के गुणनखंडों के जोड़े पूरे पूरे बन जाएं वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अर्थात ऐसी संख्या जिसका जोड़े यानी कि उनके गुणनखंड के जोड़े पूरे पूरे बने तो वह संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से पहचानते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इस विधि में दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। जिन संख्याओं में सभी समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन जाते हैं वे पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो उनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर उसके बाद समान अभाज्य गुणनखंड यानी कि बराबर बराबर अंक या संख्या वाले अभाज्य गुणनखंड का क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। यदि सभी अभाज्य गुणनखंड के समान संख्या के जोड़े बन जाते हैं तो क्या होता है, वह पूर्ण वर्ग संख्या होता है। जैसे 144 को लें तो आइए देखते हैं 144 को अभाज्य गुणनखंड विधि से कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो यहाँ 144 को लें जिसमें 144 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं। यहाँ सभी अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन रहे हैं अर्थात यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आइए इसको यहाँ पर देखते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालने तो आ जाएगा ना, तो यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे आप लोग। जैसे 144 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे वाला, तो ये आप लोग पहले भी कर चुके होंगे,
फिर से एक बार यहाँ देखते हैं। जैसे इसको ऐसे संख्या से डिवाइड करते हैं कि वह पूरा पूरा भाग दे दे। सबसे पहले 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे। 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, और इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, या माइनस करेंगे 3 में 2, 1 बचेगा, और इस 6 के साथ 16 हो जाएगा। तो 2 9 2 2 1 जा 2, यहाँ पर कितना हो गया 16, 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा। फिर 2 से 2 9 जा 18, अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 से, तो ये हो गया। तो यानी कि यहाँ पर अब देख सकते हैं आप लोग कि 144 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हम लोगों को, ये मिला है 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या है, 144 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ 144 के सभी अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन रहे हैं या नहीं, और क्या ये भी ध्यान रखना है कि समान संख्याओं के जोड़े बनाना है। जैसे 2 और 2 समान है, 2 और 3 क्या है, असमान है ना, क्योंकि 2 और 3 अलग अलग संख्या है। तो समान अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनने चाहिए। तो इस तरीके से ये एक जोड़े, यानी कि 2 2 का पेयर करेंगे। तो इसी तरीके से ये और ये, तो यहाँ 144 के सभी ये गुणनखंड हैं, यानी कि ये उसके क्या बन गए, जोड़े बन गए। तो यहाँ पर कोई भी सिंगल नहीं बच रहा है, तो सभी के जोड़े हैं, यानी कि समान संख्या के जोड़े हैं। तो ये 144 क्या है, अभाज्य गुणनखंड, ये सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरीके से पहचानना है, तो पहचान लेंगे। तो अतः क्या हो जाएगा, 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सॉरी ये पूर्ण वर्ग संख्या है, मैं गुणनखंड बोल रहा था। तो क्या हो गया, 144 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरीके से पहचानना है। तो पहचान लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या को कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो आगे है ठीक उसी तरीके से 252, ये आप लोग करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है क्रियाकलाप फर्स्ट। तो क्रियाकलाप फर्स्ट है, नीचे दी गई सारणी में संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और जैसे ये संख्या है, ये जैसे 16 है अभाज्य गुणनखंड, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड जैसे मैं अभी बताया 144 का, ठीक वैसे ही यहाँ पर निकालेंगे। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है, 2 2 2, यानी कि 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 है 16 का। तो यहाँ 2 2 का पेयर बन रहे हैं। तो यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ लिखना है क्या, सभी समान अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन रहे हैं। तो हाँ, जोड़े बन रहे हैं, तो क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक उसी तरीके से आगे 32 में कितना 5 टाइम्स 2 आ रहा है, यानी कि 32 का अभाज्य गुणनखंड 5 टाइम्स 2 है। तो यहाँ क्या है, क्या सभी समान अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ऐसे ही आप लोग आगे निकाल सकते हैं। अब इन्हें भी जांचिए, आगे है तो ये भर लेंगे आप लोग। तो आगे है, इन्हें भी जांचिए कि नीचे दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो यहाँ पर भी जांचना है कि ये जो दिया गया संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो आइए एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। जैसे 164 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो 164 को हम लोग को जांचना है कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा 164 का। तो आइए देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं पहले, इसके बाद ही पता चल पाएगा, तभी पता चल पाएगा कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले 2 से, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर ये 41 किसी से डिवाइड नहीं होगा, किससे, सीधे 41 से ही डिवाइड होगा। तो 164 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हम लोगों को, 2 2 और 41। तो 164 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2
2 और 41। तो यहाँ 2 के तो जोड़े बन रहे हैं समानाभाज गुणनखंड के, लेकिन 41 के नहीं बन रहे हैं। तो अतः क्या हो जाएगा 164 अभाज्य 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ आप लोग लिख लेंगे। तो अतः 164 तो अतः क्या हो जाएगा 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ इस तरीके से अंडरलाइन करना जरूरी है, जो पेयर रहेगा उसमें और जो नहीं रहेगा उसमें नहीं करना है ये। तो ये समझ गए। और क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जोड़े नहीं बन रहे हैं सभी समानाभाज गुणनखंड के। तो ये समझ गए, अब पहचान लेंगे। तो आगे जो है ये आप लोग करके देखेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा आज का, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो ये दो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि यह जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ गुण। तो ये पूर्ण वर्ग के संख्याओं के कुछ गुण दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसको। तो आइए देखते हैं इकाई का अंक देख पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। तो इकाई के अंक देखकर पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करना है, आइए देखते हैं। नीचे सारणी में दी गई पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 4, 9, 16, 25, 81, 100, 169, 324, 256, 265 इत्यादि को ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसे पूर्ण वर्ग संख्या है जिनमें इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 अथवा 8 है? और कुछ संख्याएं लें और देखें क्या आप इनमें कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आइए सारणी को देखते हैं। तो ये सभी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या इसके इकाई पर क्या है 2, 3, 7 या 8 है? तो यदि ये जो संख्याएं रहता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ इकाई में देख रहे होंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या ये है, तो संख्या इस तरीके से। तो इसमें इकाई में किसी में भी 2, 3 और क्या है 7 नहीं है। इस सभी में जब ये संख्या रहता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, और ये नहीं रहता है तो पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ से ये जैसे सारणी है पूर्ण वर्ग संख्या 1, संख्या 2 इज इक्वल टू 4। ठीक उसी तरीके से ये क्या है या ये संख्या 3 है, इसका पूर्ण वर्ग 9। उसी तरीके से 5 का 25, 7 का यहाँ से 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, उसी तरीके से 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। यानी कि उस संख्या को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो पूर्ण वर्ग मिलता है। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 मिलेगा। ठीक उसी तरीके से 10 का वर्ग क्या है 100 है। उसी तरीके से 11 का 121 और 12 का 121 और 12 का 144। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं आप लोग कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। यदि किसी संख्या की इकाई में 2, 3, 7 और 8 है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे आप इस तालिका को और आगे बढ़ा सकते हैं। जो तालिका हम लोग पीछे देखे उसको लिख सकते हैं। और ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग विषम या सम, और ठीक सम संख्याओं का पूर्ण वर्ग सम या विषम। तो ये आप लोग करके देखेंगे, उसके बाद में मैं इसको आप लोगों को बताऊंगा अगले क्लास में। तो आज का क्लास यही तक। तो होमवर्क आप लोग करेंगे। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।